नमस्कार बच्चों। पहलवान की ढोलक। कहानीकार फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु का विस्तार से परिचय आपको पहले वीडियो में कराया जा चुका है। तो आइए यहाँ पर पहलवान की ढोलक पाठ का सार पढ़ते हैं। पहलवान की ढोलक को फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध कहानी कहा जाता है। कहानी में बताया गया है कि अर्थव्यवस्था परिवर्तन के साथ लोक कलाकार तथा कलाकार अप्रासंगिक हो जाते हैं। राजा साहब के स्थान पर राजकुमार का आना पुरानी जमीनी व्यवस्था के स्थान पर सभ्यता के नाम पर नई व्यवस्था की स्थापना का द्योतक है। गांव में महामारी का फैलना। जाड़े के दिन थे। अमावस्या की ठंडी काली रात थी। गांव में मलेरिया और हैजा की महामारी फैली थी। गांव की झोपड़ियों से कभी कभी कराहने की, कै करने की आवाजें तथा हरे राम हे भगवान की पुकार सुनाई देती थी। बच्चे भी दुर्लभ कंठ से माँ माँ कहकर रो पड़ते। इसी भयानक रात की निस्तब्धता को पहलवान लुट्टन सिंह की ढोलक की आवाज ललकारती रहती थी। सायंकाल से प्रातःकाल तक पहलवान की ढोलक एक ही गति से बजती रहती। चट धा गिड़ धा, चट धा गिड़ धा, यानी आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा। बीच बीच में चटाक चट धा यानी उठा कर पटक दे, उठा कर पटक दे। यह आवाज मृत्यु से भयभीत गांव वालों को जीने की और कष्टों को भुलाने की शक्ति देती थी। आइए पहलवान के बचपन के बारे में जानते हैं। 9 वर्ष की अवस्था में पहलवान अनाथ हो गया था। शादी हो चुकी थी। विधवा सास ने उसे पाला पोसा। बचपन से वह गायें चराता, धारोष्ण दूध पीता और कसरत करता। इससे उसका सीना और बाहें सुडौल और मांसल हो गई थीं। जवान होते ही वह गांव का अच्छा पहलवान माना जाने लगा। वह कुश्ती भी लड़ने लगा था। श्यामनगर में दंगल में पंजाब से मशहूर पहलवान चांद सिंह आया था। 3 दिन में ही उसने अपनी उम्र और जोड़ी के सभी पंजाबी और पठान पहलवानों को पछाड़कर शेर के बच्चे का खिताब हासिल कर लिया था। देसी नौजवान पहलवानों से लड़ने के विचार से भी घबराते थे। लुट्टन सिंह ने बिना सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे डाली। चुनौती पाकर चांद सिंह मुस्कुराकर लुट्टन सिंह पर टूट पड़ा। दर्शक चिल्लाने लगे, पागल है, मरा है, मरा मरा। पर लुट्टन सफाई से आक्रमण को संभाल कर उठ खड़ा हुआ और पैतरा दिखाने लगा। राजा साहब ने कुश्ती बंद करवाकर लुट्टन को बुलवाकर उसकी हिम्मत की प्रशंसा की और 10 रुपए देकर उसे मेला देखाने और घर जाने के लिए कहा। परंतु लुट्टन ने कहा, नहीं सरकार, लड़ेंगे। हुकुम हो सरकार। मैनेजर साहब ने भी उसे समझाया। लुट्टन अपनी बात पर दृढ़ था। विवश होकर राजा साहब ने लड़ने की आज्ञा दे दी। कुश्ती शुरू हो गई। चांद सिंह ने लुट्टन सिंह को कसकर दबा दिया। वह उसे चित करने की कोशिश कर रहा था। बादल सिंह अपने शिष्य चांद सिंह को उत्साहित कर रहा था। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी, उसकी छाती फटी जा रही थी। राजमत और बहुमत चांद सिंह के पक्ष में था। लुट्टन के पक्ष में केवल ढोल की आवाज थी। उसकी ताल पर वह अपने दांव पेच चला रहा था। अचानक ढोल से आवाज आई, धाक धीना तिरकिट तीना, धाक धीना तिरकिट तीना। ढोल जैसे कह रहा हो, दांव काटो बाहर हो जा, दांव काटो बाहर हो जा। तिरकिट तीना, धाक तीना तिरकिट तीना। ये क्या हुआ, क्या गड़बड़ हुआ, बहुत हुआ, अपन आएंगे। अब बना लेंगे ना, इतना काटेंगे। शुरू कर रही हूँ भाई, चुप हो जाना। कुश्ती शुरू हुई। चांद सिंह ने लुट्टन सिंह को कसकर दबा लिया। वह उसे चित करने की कोशिश कर रहा था।
बादल सिंह भी अपने शिष्य चांद सिंह को उत्साहित कर रहा था। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थीं, उसकी छाती फटी जा रही थी। राजमत और बहुमत चांद सिंह के पक्ष में थे। लुट्टन के पक्ष में सिर्फ ढोल की आवाज थी। उसकी ताल पर वह अपने दांव पेच चला रहा था। अचानक ढोल से आवाज आई, धाक दीना तिरकिट तीना, धाक दीना तिरकिट तीना। जैसे ढोल कह रहा हो, दांव काटो बाहर हो जा, दांव काटो बाहर हो जा। लोगों ने आश्चर्य से देखा। लुट्टन दांव काटकर बाहर निकला और चांद सिंह की गर्दन पकड़ ली। इसी प्रकार ढोल की आवाजों से प्रेरणा पाकर लुट्टन ने चांद सिंह को चित्त कर दिया। माँ दुर्गा की, महावीर जी की, राजा श्यामानंद जी की जयकार होने लगी। लुट्टन ने दौड़कर पहले ढोलों को प्रणाम किया और फिर दौड़कर राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब ने गदगद होकर उसे छाती से लगा लिया। जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली। अब तो राजा साहब ने लुट्टन को पुरस्कृत किया और सदा के लिए अपने दरबार में रख लिया। पौष्टिक भोजन, व्यायाम और राजा साहब का स्नेह पाकर लुट्टन ने एक एक कर सभी नामी पहलवानों को हरा दिया। अपराजेय माने जाने वाले काला खां को भी उसने परास्त कर दिया। तब से वह राज दरबार में दर्शनीय जीव बनकर रह गया। उसकी जोड़ का कोई पहलवान था ही नहीं। वह भी अपनी देह का प्रदर्शन करता और दहाड़ता। राजा साहब उसे देखकर मुस्कुराते। मेलों में जाता तो रंगीन चश्मा आंखों में लगाकर, हाथों में खिलौने नचाता हुआ, मुंह से पीतल की सीटी बजाता हुआ वापस लौटता। शरीर में बल बढ़ने के साथ साथ उसकी बुद्धि घटकर बच्चों की बुद्धि जैसी हो गई थी। पहलवान के 2 बेटे थे जो उसी की तरह गठीले और तगड़े थे। उनके पोषण का खर्च राज परिवार उठाता था। वृद्ध राजा साहब का स्वर्गवास होने पर विलायत से लौटे राजकुमार ने शासन अपने हाथ में ले लिया। पहलवानों के भोजन पर होने वाले भारी व्यय को देखकर राजकुमार ने पहलवान को राज दरबार से हटा दिया। पहलवान अपने बेटों के साथ अपने गांव में लौट आया। वह ढोलक बजाकर गांव के नौजवानों और चरवाहों को कुश्ती सिखाता था। पहलवान के दोनों लड़के दिन भर मजदूरी करके जो कुछ लाते उसी से गुजर होती थी। अचानक गांव में पहले से अनावृष्टि, फिर अन्न का अभाव और फिर मलेरिया और हैजा की महामारी का प्रकोप हुआ। लोग मरने लगे। चारों तरफ रोना पिटना और हाहाकार फैल गया। रात की भीषणता को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकारती थी। शाम से सुबह तक बजने वाली उसकी ढोलक गांव के अधमरे दवा और उपचार न मिलने से तड़पते लोगों में संजीवनी शक्ति भरती थी। मृत्यु का आभास होने पर पहलवान के दोनों बीमार बेटों ने उससे कहा, बाबा उठा पटक 2 वाला ताल बजाओ। वह सारी रात ढोलक पीटता रहा। सवेरा होने पर देखा तो उसके दोनों बेटे पेट के बल जमीन पर मृत पड़े हैं। पहलवान ने दोनों को कंधों पर लादा और नदी में बहा आया। 4-5 दिनों के बाद एक रात ढोलक की आवाज सुनाई नहीं दी। उसके कुछ शिष्यों ने जाकर देखा तो पहलवान की लाश चित्त पड़ी थी। बच्चों, इस कहानी का सार यहीं पर खत्म होता है। अगले वीडियो में इस पाठ को विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।